चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक, सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सेल जो है वो आपकी केमिकल सेल के बारे में डिस्कस कर रहा है ना। केमिकल सेल जो मतलब आपकी कार में यूज होता है ना, कार की बैटरी जो होती है वो आपका केमिकल सेल होता है, ये वाला। तो केमिकल बैटरी के बारे में डिस्कशन है। केमिकल बैटरी का कंस्ट्रक्शन कैसा है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। केमिकल बैटरी ऐसी होती है, देखो लेफ्ट साइड में जो फिगर है उसकी बात कर रहा हूँ ऊपर। ये ऐसे होता है, एक दो बीकर जैसा एक पार्ट होता है, मतलब डब्बा आपने देखा होगा। तो उस डब्बे में क्या भरा होता है, एक तो केमिकल भरा होता है। वो केमिकल को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड जो है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ऐसे डुबाए जाते हैं उसके अंदर, है ना। तो दोनों इलेक्ट्रोड को यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होती है ना, उसमें जो करंट निकलता है या फिर वोल्टेज जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है। तो वो जनरेट होने का रीजन जो है वो आयन एक्सचेंज है ना। आपकी घर में जो करंट आता है ना, मतलब जो वोल्टेज प्रोवाइड होता है वो थ्रू द इलेक्ट्रॉन आता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आता है। और बैटरी में जो आपका करंट जनरेट होता है या फिर ईएमएफ या फिर वोल्टेज जनरेट होता है, उसका रीजन जो है वो आयन एक्सचेंज है ना, याद रखना। आयन एक्सचेंज होता है किसके बीच में, तो ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के बीच में। फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। ये जो बैटरी है वो आप डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, या फिर नहीं आया तो आएगा पढ़ने के लिए, है ना। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो फिजिक्स के हिसाब से पढ़ना है ना। यहाँ पर मैं कोई मतलब इक्वेशन नहीं लिखूंगा केमिकल रिएक्शन का, है ना। एक्चुअल में जो पुरानी बुक थी एनसीईआरटी से पहले, उसमें वो केमिकल रिएक्शन से भी समझाया गया था पूरा कि ये प्रोसेस होती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। हमें जो पढ़ना है वो फिजिक्स में कैसे पढ़ना है ना। मुझे तो उसके करंट से लेना देना है, उसका ईएमएफ से लेना देना है ना। तो वो डिस्कशन है हमारी। तो हम देखते हैं, चलिए। एक कंडीशन है, देखो अब जो पी और एन, ये वाला पार्ट है, समझना ध्यान से। पी और एन, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सुनना ध्यान से, पोटेंशियल एट पी और दूसरा जो नेगेटिव है तो माइनस माइनस एट पोटेंशियल एन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ। देखो पी के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, एन के ऊपर नेगेटिव होगा, है ना। तो इसके ऊपर अगर मान लो कि वीपी लिखा मैंने और नेगेटिव है तो माइनस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा वी। तो ये जो होता है, तो ये मैं इसको कैसे लिखूंगा बताओ, वीपी प्लस वीएन, ये ऐसा हो जाएगा। ये जो डिफरेंस होता है वीपी प्लस वीएन, इसी को कहा जाता है ईएमएफ ऑफ सेल। अब ईएमएफ है क्या, तो ईएमएफ का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। ईएमएफ जो है वो कोई वन टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, वो वन टाइप ऑफ बैटरी का वोल्टेज है। ये वोल्टेज कब है, अब सुनना ध्यान से, ये ईएमएफ ई जो है वो कब है, जब आपका करंट आई की वैल्यू 0 हो तब ये आंसर आता है ना। फिर से मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, ये सीधा समझ में नहीं आएगा आपको। ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है कब, तो उसमें एक स्टार मार्क कंडीशन है, कौन सी, कि जब बैटरी का करंट 0 होता है, तब की बात है ये। अब अगर बैटरी का करंट जा रहा है तो क्या होगा, है ना। तो आपको मैंने क्या बताया कि इसमें ये जो कौन सी प्रोसेस की वजह से आपका करंट जनरेट करता है, तो आयन एक्सचेंज की वजह से। अब आयन एक्सचेंज किसके बीच में, तो आपके इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में। अब ये जब दोनों के बीच में जब भी आपका आयन एक्सचेंज होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो ये आयन एक्सचेंज की प्रोसेस को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सुनना ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं, जब भी आयन एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, कब, जब इलेक्ट्रोड और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपके जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच, और उन दोनों और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में जब भी आयन एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, तब वो किसके थ्रू आपके मतलब इलेक्ट्रॉनिक आपके जो आयन है वो एक्सचेंज होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो इस प्रोसेस के दरमियान उसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और उसी रेजिस्टेंस को कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ना। सुनना ध्यान से, उसी को रेजिस्टेंस को कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस पूरा। तो अगर मैं आपको ऐसा कहूं, इस कंडीशन में अब होगा क्या, तो अगर मान लो कि मैं एक सीधी सर्किट बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, है ना, एक बढ़िया सी सर्किट, इससे आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। ये जो आर है ना ऊपर का, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। उसके बाद नीचे ये मैंने लगाया ईएमएफ। ईएमएफ कौन सा वाला, जब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये ईएमएफ। उसके बाद अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, जिसको मुझे ऐसे जोड़ना चाहिए, है ना। तो अगर इसमें से करंट जा रही है आई, तो अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किरचॉफ का रूल लगाऊं, तो कौन बताएगा किरचॉफ का रूल इस छोटी सी सर्किट में,
ईएमएफ वाली ई जो बैटरी है, पहले तो बताओ कौन बताएगा मुझे। सर मैं माइनस आई आर। माइनस आई आर, यस, देन माइनस आर। माइनस आई आर, फिर माइनस आर, नहीं, हाँ, तो माइनस आई आर माइनस 2 आई आर माइनस आई आर, माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू प्लस 0। 0। हाँ करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो आई और आर, ये पहला, एक तो ये इसके साथ, फिर आई यहाँ पहुंचा तो ये छोटा सा आर है, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस फिर से, और ईएमएफ है वो माइनस से प्लस हो रहा है तो प्लस इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, कैपिटल आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्या इसको तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, है ना। अब कैपिटल आई आर है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल आई आर को कहा जाता है टर्मिनल वोल्टेज, है ना। यहाँ पर कुछ थोड़ा चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले तो, है ना, कि टर्मिनल वोल्टेज मतलब आपका इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज, ये आई और आर, देखो ये इन दोनों के बीच का वोल्टेज। यहाँ पर अगर मान लो कि आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर जो है ना, एक चीज याद रखना, 10th में शायद आप पढ़े भी होंगे, वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में रीडिंग लेने के लिए, और एम्पियर मीटर है या फिर गैल्वेनोमीटर है, दोनों जो है वो सीरीज में लगते हैं, है ना, वो भी आपको याद रखना है। फिर से बता रहा हूँ, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर, सॉरी, वोल्ट मीटर अकेला जो है वो पैरेलल में लगेगा, एंड गैल्वेनोमीटर एंड एम्पियर मीटर, गैल्वेनोमीटर का जो काम है वो एब्सेंस और प्रेजेंस जो है वो दिखाता है, एब्सेंस है या फिर करंट आपका प्रेजेंस है, या फिर बहुत ही स्मॉलर अमाउंट की आपको करंट मेजर कर देता है, एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी दिखाता है ना, ये आपका काम है गैल्वेनोमीटर का। उसके बाद बात आती है गैल्वेनोमीटर के बाद एम्पियर मीटर की। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एम्पियर मीटर जो है ना वो हायर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का करंट दिखा देता है आपको, है ना, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, है ना, ये तीनों टॉपिक, ये मतलब आपको गैल्वेनोमीटर, एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर डिटेल में पढ़ने हैं चैप्टर 4 में। अब ये टर्मिनल वोल्टेज, अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो इसी को कहा जाता है टर्मिनल वोल्टेज। तो क्या आप इससे ये मुझे बता सकते हैं कि, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, मैंने ऐसे लिख दिया। क्या आप मुझे इसमें बता सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज V टर्मिनल वोल्टेज बड़ा है या फिर ईएमएफ बड़ा है, इन दोनों में से, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये आपका रिजल्ट है, ये इक्वेशन, ये वाला सर ये ईएमएफ बढ़ा है। ईएमएफ बड़ा है, क्योंकि ईएमएफ में से आप माइनस आई आर करोगे, माइनस है ना, तभी आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। देखो मैंने ईएमएफ के लिए लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये ईएमएफ जो है वो आपका टर्मिनल वोल्टेज V के बराबर होता है कब, जब आपका करंट 0 हो जाए, है ना। यहाँ पर देखो मैंने स्पेसिफिक कंडीशन लिखी थी, देखो I इज इक्वल टू 0 पर, है ना। अब आपको समझ में आएगा, देखो यहाँ पर इस वैल्यू में, इस पूरे कंडीशन में आप I को 0 कर दो, अगर मैं यहाँ पर I को 0 लिख दूंगा तो क्या V ही आपका ईएमएफ है, वोल्टेज ही यस देखो, सर। है ना, इसलिए मैंने वहां पर लिखा था, देख लीजिए ना, यहाँ से आता है ये पूरा। तो ये आपका फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कब है, सुनना ध्यान से, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपका सेल इन वर्किंग कंडीशन, ध्यान से सुनना, इन वर्किंग कंडीशन, है ना, जब आपकी बैटरी वर्क कर रही है, वर्क कर रही है मतलब डिस्चार्ज हो रही है, दूसरा वर्ड है ना, डिस्चार्जिंग कंडीशन, ये बहुत ही याद रखना ये वर्ड। डिस्चार्जिंग कंडीशन का मतलब आप उसके ऊपर, मतलब उससे से वोल्टेज आप खींच रहे हैं, मतलब आपने उसके साथ कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा, कहाँ से पावर खींच रहा है, बैटरी में से, है ना। तो वो बैटरी आपका सेल जो है वर्किंग कंडीशन में है, या फिर वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है बैटरी। आप जैसे यूज करेंगे तो आपको कार की बैटरी का पता है कि कुछ साल के बाद या फिर कुछ महीने बाद वो क्या होती है, डीम होना स्टार्ट हो जाती है। अब डीम होने का स्टार्ट होने का रीजन क्या है उसका, तो ऐसा होता है कि आयन एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट कैसी है मैं आपको बताता हूँ अब, है ना, डिटेल में देखो। तो आयन एक्सचेंज की जो प्रोसेस है, यहाँ से निकलेंगे आयन, है ना, मान लो कि पॉजिटिव के नेगेटिव की तरफ उसके आयन फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, तो यहाँ से प्लस से निकल के कहाँ जाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ये एन नेगेटिव की तरफ वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो आयन्स है वो आपके आयन्स है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिशिएंसी जो है आयन्स की वो कहाँ, किसके ऊपर हो गई, पी के ऊपर। तो सभी के सभी आयन्स जो है वो कहाँ जमा हो चुके हैं, एन पर, है ना, फॉर एग्जाम्पल। और इस प्रोसेस में
ये किसके थ्रू काम होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के ऊपर से। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसके भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके साथ, तो उसके भी जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे डीम होना स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो इलेक्ट्रोलाइट जो भी है आपका सॉल्यूशन, वो भी धीरे धीरे मंद होता जाता है। वो आपको पता होगा कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है ना। तो उसके बाद आपका जो बैटरी का वर्किंग है वो धीरे धीरे डिम होने लगता है। आपका बल्ब जो है वो पहले हायर अमाउंट में ग्लो हो रहा था, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब आप उसके बाद आप जाते हैं दुकान के ऊपर कि आपकी बैटरी हो गई डिस्चार्ज। तो आप कभी भी आप बैटरी को रिचार्ज करने के लिए गए होंगे तो वो आपको दुकान वाला क्या कहेगा कि चलो आप 10-15 मिनट बैठो, मैं आपको इसको रिचार्ज करके दे देता हूँ। तो रिचार्ज कैसे होता है इसका, है ना, बैटरी का रिचार्ज प्रोसेस समझना पूरा, और इसका इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब वो दुकान वाला क्या करता है, अब जो प्रोसेस हो रही है, क्या इस प्रोसेस को मैं उल्टी कर दूं, पूरी इन्वर्स कर दूं। तो जो एक्यूमुलेशन चार्ज का यहाँ पर एन के ऊपर हुआ है, अगर मैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइट उसको अगर मैं वापस डाल दूं, सुनना ध्यान से, इसको मैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइट अगर वापस डाल दूं, तो क्या मेरी बैटरी क्या फिर से चार्ज हो जाएगी, वैसी की वैसी। जो प्रोसेस हुई है उसको मैं पूरी इन्वर्स कर दूं, तो जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ आयन जो एन के ऊपर हुआ है, वो फिर से वापस आ जाएगा कहाँ, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट पी के ऊपर। तो इसको मुझे करना है इनवर्स। तो ये इनवर्स करने के लिए वो क्या करता है, बाहर से, है ना, फॉर चार्जिंग। अब सुनना ध्यान से, अब बैटरी को डिस्चार्ज हो चुकी है आपकी बहुत यूज करने के बाद, तो चार्जिंग में क्या होता है, तो फॉर चार्जिंग, ये चार्ज करने के लिए आपको करना है कुछ नहीं, दुकान वाले के पास जाओ, वो आपको 10 मिनट का टाइम देगा, और इससे उल्टी एक बैटरी, हायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज, है ना, हायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज, देखना ध्यान से। आपको तो एक्चुअल में इक्वेशन ही बताना है, हायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज, वो ही याद रखना है एक्चुअल में। वो उसके साथ जुड़ा जाएगा। कैसे जुड़ा जाएगा, इनवर्स, इनवर्सली, है ना, उल्टा करके जुड़ा जाएगा। अब वो जो हायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वी डैश, वो इसके ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए सबसे पहले तो, है ना। आपका जो हायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, तो बैटरी के ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए। उससे कम होगा तो ये काम करेगा ही नहीं, है ना, सबसे पहले तो। उसके बाद उसने ये उल्टा जोड़ दिया, तो अब क्या करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मान लो कि आपने उल्टा वोल्टेज बाहर से बैटरी जोड़ दी, तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस आपकी इनवर्स हो जाएगी। और जो भी आयन जो है आपके वो एक्यूमुलेट हुए एन के ऊपर, वो वापस कहाँ चले जाएंगे, पी के ऊपर वापस चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपकी करंट की जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाने की वजह से आपका जो चार्जिंग का इक्वेशन बनता है वो माइनस के बदले यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्लस। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है। ये इक्वेशन जो है वो चार्जिंग ऑफ सेल है, सेकंड इक्वेशन, है ना। तो ये कब यूज करना है आपको, जब आपको कहा जाए बैटरी चार्ज हो रही है ना, तो चार्जिंग ऑफ सेल, तब आपको यहाँ पर ई प्लस आई एल लिखा जाता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। चलिए अब इसका सिंबल देखिए, लेफ्ट साइड में लास्ट में एक फिगर दिख रही होगी आपको, तो ये ऊपर का पार्ट है ना, ये आर रेजिस्टेंस, मतलब ये ऊपर का ये वाला पार्ट है, ये सब, है ना। और नीचे जो सेल है वो आपको यहाँ पर ईएमएफ के लिए बताया गया है। एक्चुअल में जो सिंबल है वो एक्चुअल में आपकी एनसीईआरटी में ऐसे दिया गया है, लेकिन एक्चुअल सिंबल ऐसा भी होता है कहीं किसी बुक में, आप देखो, एक तो ईएमएफ वाला ए ईएमएफ, और उसके बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, है ना, ऐसे जुड़ा होता है उसके बाद। तो ये उसका एक्चुअल सिंबल है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा दिया है तो हम ऐसा चलाएंगे, है ना। लेकिन कोई भी सेल होता है उसका एक्चुअल सिंबल ऐसे होता है ना। ईएमएफ के साथ आपको इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जुड़ा होता है, दोनों मिक्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाई अलग अलग जाता है ऐसे, है ना, लेकिन है तो इंटरनल उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। तो ये है सिंबल आपका, है ना, यहाँ पर। तो जब भी आपको ईएमएफ कहा जाए तो उसका मतलब कि उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा, है ना, वो अलग नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ना है ना। तो देखते हैं, चलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका यहाँ पर सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल। तो सबसे पहला टॉपिक है सीरीज, है ना, तो सीरीज में पहले निपटा देते हैं, और उसकी इक्विवेलेंट फिर
दो सेल जो है उनको जोड़ा जाएगा और फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, इंटरनल का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो क्या होता है वो देखते जाते हैं ना, फिर जनरलाइज फॉर्मूला कर देंगे। जैसे वो सीरीज पैरेलल में हमने रजिस्टर में किया था, वैसे अब सेल को सीरीज पैरेलल में जोड़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आ सकता है ना, ये अगर मान लो पेपर अगर आसान हुआ तो ये क्वेश्चन आ सकता है 100%। और ये जो दूसरा जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा लंबा भी है ना, तो 3-4 मार्क में वो पूछ भी सकता है। देखो तो सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल में सबसे पहले जो आपकी थियरी सीरीज स्टार्ट करते हैं तो आप फिगर में देख पा रहे हैं कि आपको दो सेल दिए गए हैं, एक का ईएमएफ E1 है और दूसरे का E2 है। तो जैसे मैंने कहा कि उसके बाजू में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लेना है, तो इसका R1 मान लेते हैं और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैं R2 मान लेता हूँ, ठीक है। और अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, है ना, सीरीज में अगर जोड़ दे तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है ऐसे बन जाएगा, है ना। ये देखो ए और बी के बीच में जोड़ा, बी और सी के बीच में। तो अगर ए और सी की पूरी सर्किट बनानी है तो देखो करंट तो सीधा ही जाएगा एक, है ना। सीरीज में तो आपको पता है करंट क्या जाता है सीधा, उसमें करंट डिवाइड होने के कोई चांस है नहीं, तो करंट तो आई का ही जाएगा। और E1 और E2 का इक्विवेलेंट होगा और R1 और R2 का भी एक आर इक्विवेलेंट यहाँ पर मिल जाएगा। वो कितना होता है वो हमें प्रूव करना है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए और बी के बीच का रजिस्टर इक्विवेलेंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ VAB में क्या लिखूं, ए और बी के बीच के, ये इन दोनों के बीच की। तो फॉर्मूला याद है ना आपको, E माइनस IR, तो मैं यहाँ से लिखूंगा E1 माइनस IR1। फिर उसके बाद बी और सी के बीच में VBC। बताओ क्या लिखूं, VBC लिखना है। E2 minus IR2। हाँ, तो E2 माइनस IR2 यहाँ से। अब मतलब पूरा कर दूं, ए और सी मतलब ए और सी के बीच में सीधा, तो VAC डाल देता हूँ। चलो तो हम डाल देते हैं यहाँ पर VAC सीधा। तो यहाँ से VAC यहाँ से डाल देते हैं ना। ये VAB है क्या पता है, VA माइनस VB। और ये VBC क्या है, VB माइनस VC ये है। तो VAC डालना है तो क्या इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। अब देखो इसको जोड़ दो, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। देखो VB VB कैंसल, तो ये देखो होगा ना VA माइनस VC, तो VAC है ना। तो इन दोनों को जोड़ना ही है, अब दोनों को जोड़ दो। इक्वेशन को क्या लिखूंगा बताओ, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। तो मतलब E1 E2 को साथ में ला दूं तो E1 प्लस E2, और उसमें ये माइनस आई कॉमन निकाल देता हूँ, तो माइनस आई कॉमन निकाल दूं और R1 प्लस R2 ऐसा डाल देता हूँ। चलो ठीक है, तो ये डाल दिया। अब इसको, ये हो गया आपका VAC। अब आपका जो मेन फॉर्मूला है ना उसके साथ मैं इसको कंपेयर करता हूँ। मेन फॉर्मूला क्या है आपका, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये है ना। तो ये मैं क्या E1 और E2 को क्या E इक्विवेलेंट नाम दे सकता हूँ नया, और ये R1 R2 है उसको मैं नाम दे दूंगा R इक्विवेलेंट, है ना, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। देखो इसके साथ मैंने कंपेयर कर दिया दोनों इक्वेशन को। तो मैं क्या अब E इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूँ, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नथिंग बट E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट R1 प्लस R2। अगर क्या तीन सेल होते तो जनरलाइज फॉर्मूला अगर लिखना है तो मैं जनरल में क्या लिखूं बताओ, तीन सेल होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 N तक होता, तो जनरली EN तक डाल देता यहाँ पर। बताओ R इक्विवेलेंट क्या हो जाता उसका, तो R1 प्लस R2 प्लस 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 कहाँ तक RN तक, खत्म, है ना ऐसे। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला उसका पूरा बन गया यहाँ पर, है ना। देखिए तो ये तो मतलब सीरीज में है ना, वो तो बहुत ही आसान है, मतलब सीरीज में करने के लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दिक्कत नहीं आती है सीरीज में। जो लंबा डेरिवेशन है वो पैरेलल का है ना, तो पैरेलल का डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आपको मतलब अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचना है पता है इसमें, कि आपका जो फॉर्मूला है ना लास्ट वाला, ये V इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR, यहाँ तक लाकर आ देना है उसका इक्वेशन को, उसके साथ कंपेयर कर देना है ना डेरिवेशन में। तो हम वहीं तक लेकर आ गए, देखो इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसके साथ कंपेयर कर दिया। तो वैसा ही काम हम पैरेलल में अब करने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप उसमें ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से देखना उसमें सेकंड का पार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं उसमें।
सेकंड डेरिवेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के सर्किट, सेल्स इन पैरेलल, पैरेलल का सिंबल है सीधा। तो अगर आप सर्किट में देख पा रहे हैं तो दो सेल जो है वो क्या आपको लग रहा है पैरेलल में लगा दिए मैंने, E1 और E2। इसका मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और सेकंड वाले का है R2। तो क्या आपको एक चीज और भी तो पता है ना, देखो यहाँ से करंट पहुंचा I और डिवाइड होगा, जंक्शन है B2 आपका, तो एक जगह कौन सा गया आपका I1, दूसरी जगह कौन सा गया आपका I2। तो यहाँ पर करंट जो है वो जंक्शन के ऊपर आपका डिवाइड होने वाला है, तो यहाँ सिंपली आप करंट को डिवाइड कर दीजिए। और क्या आपको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि B1 और B2 के बीच का जो पोटेंशियल है ना, सुनना ध्यान से, B1 और B2 के बीच का जो पोटेंशियल है वो पैरेलल में तो सेम होगा ना, मतलब ऊपर की लाइन का जो पोटेंशियल होगा V और नीचे की लाइन का जो पोटेंशियल होगा वो भी तो V होगा, क्योंकि ये सर्किट कौन सी है, पैरेलल, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम है ना, I डिवाइड होता है। हाँ, उन दोनों को फिर उसके बाद इक्विवेलेंट जो है वो नीचे की सर्किट यहाँ पर बताई गई है, तो उसकी इक्विवेलेंट सर्किट और वो जो आपका ई इक्विवेलेंट है और आर इक्विवेलेंट वो आपको निकालना है, मतलब है ना। तो सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज का इक्वेशन लिखूं B1 B2 के बीच में, तो देखना ध्यान से, V इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखूं, E1 माइनस I1 R1 ऐसा लिख सकता हूं, और वही वोल्टेज नीचे भी तो होगा, E2 माइनस I2 R2। क्या ये सही है? देखो वोल्टेज तो सेम लिखा है, इसका रीजन क्या है कि कॉम्बिनेशन कौन सा है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मतलब ऊपर का वोल्टेज और नीचे का वोल्टेज जो होगा वो तो सेम होगा, मैं टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐसी भी तो है, करंट डिवाइड हो रहा है ना, तो I इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2, यहाँ से जंक्शन के ऊपर B2 के ऊपर देखो I करंट है वो I1 प्लस I2 में डिवाइड हो रहा है ना। तो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड की जो इक्वेशन है उसमें से मैं I1 I2 को सब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर पुट करना चाहूंगा। देखो यहाँ से इस इक्वेशन में से, सुनना ध्यान से, I1 R1 है ना, लेफ्ट साइड लिया, E1 माइनस V है ना, ये V राइट साइड लेकर गया, ये लेफ्ट साइड आया, सो वी कैन राइट I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइड बाई R1, ये I1 हो गया। क्या ऐसे में I2 लिख सकता हूँ, तो I2 इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, I2 में लिखूंगा यहाँ पर E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। अब ये I1 I2 जो है मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा, तो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू E1 माइनस V डिवाइड बाई R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइड बाई R2, ये खत्म हो गया है ना। अब यहाँ से सभी जो स्टेप है वो मैथमेटिकल स्टेप है ना, बाकी फिजिक्स में उसका कुछ लेना देना नहीं है, मैथ्स आना चाहिए इसके लिए। जैसे मैंने क्या कहा, आपको किसके फॉर्म में लाना है इसको, V इज इक्वल टू E माइनस IR के फॉर्म में, इस इक्वेशन को कुछ भी करके आपको सेट करना है ना। तो इसके फॉर्म में लाने के लिए अब सब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो देखते जाना आप डेरिवेशन। तो I इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, E1 बाई R1 अलग अलग डिवाइड मारा अपॉन R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। अब देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V कॉमन निकाल दिया इन दोनों में से, तो ये बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्या यहाँ तक क्लियर है ये स्टेप, है ना। प्लस प्लस देखो, E2 बाई R1 E2 बाई R2 ये दोनों लेफ्ट साइड ले लिए मैंने, मतलब इसी साइड में एक साइड कर दिया, फिर माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2, उसमें से मैंने माइनस V कॉमन निकाल दिया। इसका रीजन क्या है, मुझे V अकेला चाहिए ना, देखो मुझे इस इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, तो मुझे V जो है वो अकेला चाहिए, इसलिए मैंने V को अलग से कॉमन निकाल दिया है यहाँ पर। अब इसको और थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 है ना, इतने वाले पार्ट में मैंने एलसीएम ले लिया अपॉन R1 into R2 माइनस V, यहाँ भी तो आएगा ना एलसीएम, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा और मॉडिफिकेशन इसका, अब देखना थोड़ा ध्यान से, जैसे मैंने कहा ना कि वो वाले फॉर्म में मुझे लाना है, तो बस वही जो मेहनत करनी है हमें उस एक फॉर्म में लाने के लिए उसको, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। बताओ, V को अकेला करना है ना मुझे, तो राइट साइड लेकर आता हूँ, उसको लेफ्ट साइड लेकर आता तो हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और ये तो एज इट इज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ये हो जाएगा माइनस I, है ना। अब V को अकेला करना है, तो क्या राइट साइड वाले को डिवाइड मार दूं, तो V इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, उल्टा कर देता हूँ इसको,
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई के ब्रैकेट में, इसको भी उल्टा कर देता हूँ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये समझ में आया ना ये टर्म? ये जो R1 प्लस R2 यस और सर। R1 R2 उसको मैंने नीचे ले लिया, नीचे लिया मतलब उसको उल्टा करके जुड़ना चाहिए उसके साथ, इसके साथ आई के साथ भी जोड़ दिया, तो यहाँ से R1 R2 ये तो कैंसिल हो गया। V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या उसके फॉर्म में आ रहा है क्या? देख लो, इसके फॉर्म में सेट हुआ, खत्म हो गया, हो गया ना। तो ये लेफ्ट साइड वाला जो पूरा टर्म है, क्या मैं इसको क्या कह सकता हूँ? ये जो टर्म है इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ई इक्विवेलेंट कह सकता हूँ, और इसको क्या कह सकता हूँ? आर इक्विवेलेंट, है ना। ये वाला आंसर आ रहा है आपका। तो ई इक्विवेलेंट जब भी नहीं, ये देखो एमसीक्यू में पूछा गया है, ई इक्विवेलेंट निकालो, दो सेल को पैरेलल में जोड़ने के बाद ऑप्शन में पूछा जाता है कुछ सेट और जेई नेट सब में कि ई इक्विवेलेंट निकालो। जेई में 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, तो फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं। ये डेरिवेशन बड़ा है लेकिन फॉर्मूला भी याद रखना है आपको साथ में, है ना। तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, ये याद रखना है। तो ये आपका ई इक्विवेलेंट होता है एक्चुअली। गुजसेट में भी लास्ट टाइम या फिर उससे पहले के साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ऐसे आपको प्रिपेयर करना है उसमें। चलिए अब मैं आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला करके निकालता हूँ। अगर आप रेजिस्टेंस के बारे में देखें, है ना, एक जनरलाइज फॉर्मूला में बताता हूँ आपको। अगर ये भी आपको याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है ना, तो ये भी उससे भी आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब पूरा। ये सब अब मिटा देता हूँ लेफ्ट साइड में ये। क्योंकि जनरलाइज फॉर्मूला अगर मान लो कि 2 ही सेल है ना यहाँ पर, अगर 3 सेल होते तो आप क्या करते, तो उसके लिए आपको वो भी याद होना चाहिए इसलिए। चलिए, तो मुझे ऐसा पता चला कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्या इससे सेट हो रहा है क्या? देखो आपका आंसर, है ना। ये ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट ऐसे, ठीक है। उसके बाद सेल के लिए बात करें तो अगर जनरल फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो अब देखो इक्विवेलेंट निकल सकता है आपका, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से हो जाएगा। इसको, है ना, हो E1 जाएगा। R2 प्लस E2 R1। हाँ, E2R1 अगर जनरलाइज करोगे इसको तो, है ना, ऐसे करके ये प्लस 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 ऐसे फिर चलता जाएगा जो भी, है ना। बाकी ये अगर याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो दो से काम हो जाए, दूसरे ज्यादा कभी पूछते नहीं है लोग। तो यहाँ तक ये तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना, बाकी कोई जरूरत नहीं है।